सो वेलकम यू ऑल। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। फोर्थ सेम का सब्जेक्ट है ये, लेक्चर 1 है आज। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस व्हाट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स विल कम अंडर दिस यूनिट नंबर 1 and 2. The rest will be discussed in upcoming classes. So जो आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट है, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गेट क्लासेस। गेट के अंदर इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आप गेट का सिलेबस देखिएगा। अभी से अगर गेट की प्रिपरेशन करेंगे दैट इज़ वेरी गुड टू यू, ताकि आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। सो ये जो सब्जेक्ट है, इट इज़ हैविंग 3 क्रेडिट्स। इसके 3 क्रेडिट्स हैं, जिसके 3 लेक्चर्स पर वीक हैं। टोटल मार्क्स 150 हैं इसके। इसमें जो इंटरनल मार्क्स हैं मिड टर्म के और असाइनमेंट के आर द 30 मार्क्स, और एंड टर्म RTO एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स जो वो 120 मार्क्स हैं। ये जो एग्ज़ाम है इसका 3 आवर्स का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है एज़ पर द स्टैंडर्ड सिलेबस। तो ये आपका जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द क्रेडिट्स, लेक्चर्स एंड मार्क्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ इट। इसका क्या सिलेबस, उसकी बात करें अपन तो हर एक यूनिट के अंदर पहला जो यूनिट है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम ऑफ द कोर्स। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग दिस सब्जेक्ट, स्कोप क्या है और उसका आउटकम क्या है। देन वी सिंपली डिस्कस अबाउट द TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, आउटकम क्या, एप्लीकेशंस क्या है, उसको अपन सिंपल से अपन डिस्कस कर रहे हैं। So in general, in the words, we can say TOC is a branch of mathematics and computer science. It deals how efficiently the problem can be solved on a model of computational using the appropriate algorithm. So we have some mathematical problem and we deal that problem with the help of computer, or we can say computer science. So how we can design an effective model जिससे अपन easily इसको कंप्यूट कर पाए, तो ये TOC का मेन फंडामेंटल है। इन द रिसर्च इज स्टार्टेड मैथमेटिकल एंड लॉजिशियन इन 1930s। सो इट वाज अराउंड वी कैन से 19-year-old कॉन्सेप्ट, जो कि शुरू हुआ था इन 1930s में, व्हेन वी वर फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशंस क्या होता है, तो ऑटोमेटिक कंप्यूटेशंस आपने देखा होगा, लाइक यू गिविंग द सिंपली इनपुट और फाइनल रिजल्ट आउटपुट कंप्यूट होकर आपके पास आ जाता है। तो वी कैन से इट इज़ अ computation. So the name of the subject is theory of computation. क्या उसका मेन बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो अपन इसके अंदर देखेंगे। Now what is the objective of reading this subject? तो हर सब्जेक्ट जो कि आप पढ़ते हो बीटेक के अंदर, there will be a objective so that you can able to utilize that knowledge in a पर्टिकुलर एरिया। तो क्या ऑब्जेक्टिव है वो आपको पता होना चाहिए, और कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव उसका होगा। सो अगर अपन बात करें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस की, तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डन गोल्डरिच, एक फिलोसोफर थे जिन्होंने इनकी ऑब्जेक्टिव बताया था TOC की। तो द एम ऑफ दिस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कंप्यूटेशन एंड स्पेसिफिकली द डिफरेंस, पॉसिबिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ एफिशिएंट कंप्यूटेशंस। So what do you mean by that? So how we can compute any computation, उसका क्या nature है, what are the ways and what are the types we can compute, and what are the possibilities and what are the limitations of computations, ये अपन इसके अंदर सीखते हैं। See, it is just a theoretical part and introduction part. Have a patience. In the future class we will have some examples and some numerical questions, so you can having बेटर क्लियरेंस। तो अभी सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इट जस्ट अ थियोरटिकल पार्ट, यू हैव ब्रीफली नॉलेज अबाउट इट, है ना, इसलिए आपको बताया जा रहा है। नाउ द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन फील्ड कैन डिवाइडेड इनटू द 3 मेन एरियाज। टोटली 3 एरिया में इसको डिवाइड किया गया। क्या क्या है? ऑटोमेटा थ्योरी, कंप्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। 3 एरिया में बांटा गया है इसको, तो अपन डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। नाउ ये तो क्या ऑब्जेक्टिव, क्यों अपन सीख रहे हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो अपन को कंप्यूटेशंस की लिमिटेशंस जाननी है, पॉसिबिलिटीज़ जाननी है, और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है, क्या नेचर से अपन को समझना है उसका ऑब्जेक्टिव से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटकम। आउटकम इट मीन्स आफ्टर लर्निंग दिस सब्जेक्ट व्हाट आर द आउटकम यू कैन एबल टू डू।
So after completing the course, student will be able to do the following: understanding the basic TOC in the particular, the role of key problems in defining at the classes of equivalence problem for a computational perspective. जनरली TOC का सब्जेक्ट खत्म होने के बाद यू आर एबल टू हाउ कैन अप्लाई द मैथड टू कंप्यूट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, व्हाट आर द मैथड्स, ये सारा अपन पता कर पाएंगे. दूसरा कि जो भी ऑटोमेटा है, ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आएगी, ये आपका पूरा सिलेबस है. पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, फॉर्मल लैंग्वेज, ग्रामर, दैट आर द मेन टॉपिक ऑफ योर सिलेबस. सो आफ्टर we can say completing this subject, you are able to know how we can analyze, how we can design a finite automata, push down automata, Turing machine, formal language and grammar. तो ये आपके मेन टॉपिक्स हैं जो कि अपन सिलेबस में डिस्कस करेंगे. नाउ आर द आउटकम्स ऑफ TOC. सब्जेक्ट का क्या क्या आउटकम्स हैं? अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटेशंस प्रोसीडर, then demonstrating the understanding the key notations such as algorithm, computability, decidability, complexity. ये सब आपकी लास्ट यूनिट के टॉपिक्स हैं. तो अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, सो मैनी थिंग्स. सो वी कैन से इस सिलेबस में इसके अंदर जो जो भी टॉपिक्स हैं उन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी, और उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आप लाइव एग्जाम्पल को अटेंड कर पाएंगे और उसका आंसर दे पाएंगे कि व्हाट आर द डिसाइडेबिलिटी, द प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल और नॉट, द प्रॉब्लम इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और नॉट, और बहुत सारी चीज़ें अपन इसके अंदर देखेंगे. सो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कि आप लोग देखिएगा. इतना पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. लास्ट सिलेबस में अपन फिर इसको डिस्कस करेंगे तो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई ईच वर्ड्स मीनिंगफुली. The scope, the usability of it. So TOC has a broad scope for the modern language development, compiler design. तो कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर एक सब्जेक्ट है आपका कंपाइलर डिज़ाइन, नेक्स्ट सेम है, उसके अंदर अपन यूज़ करेंगे. डिजिटल सर्किट्स डिज़ाइन के अंदर TOC यूज़ होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस TOC इज आल्सो यूज ऑन फॉलोइंग फील्ड्स. क्या क्या फील्ड्स हैं? डिज़ाइन एंड एनालाइज ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को बनाना और उसको एनालाइज करना कि व्हाट आर द एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम. देन कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी. अब कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता है DSA के अंदर अपन ने पढ़ा था, तो व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट, ये भी अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस, एरर इन करेक्टिंग कोड्स एंड सो मेनी थिंग, है ना. कॉपी राइटिंग, रैंडमेंस इन कंप्यूटेशन, क्वांटम इन कंप्यूटेशन, न्यूरल नेटवर्क एंड लर्निंग, ये कुछ एडवांस टॉपिक है जो भी अपन देखेंगे. ठीक है. नाउ इट इज़ योर सिलेबस. नाउ अभी अपना शुरू होता है सिलेबस, है ना. इससे पहले जो मैंने बताया दैट फॉर स्टैंडर्ड फ्रॉम यूनिट 1, scope, objective, outcomes, so many things, है ना. You just go with that and you can note down in your notebook. So दूसरी यूनिट जो है यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है. नाउ दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज विथ रेस्पेक्ट टू द वी कैन से गेट. गेट के अंदर इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. सो आप अभी से गेट के बारे में अवेयर होना थोड़ा शुरू हो जाए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर अ जॉब इन वी कैन से जो अपने भारत रत्न कंपनीज़ है, गेल मेल, बहुत सारी कंपनीज़ है, उसके अंदर आप सीधा जॉब ले सकते हैं अगर आपकी रैंक जो है वो अंडर 500 और 400 आती है CSE के अंदर. और यू कैन आल्सो गो फॉर द हायर स्टडीज़ लाइक M.Tech प्लस PhD इन सो मेनी थिंग इन IITs एंड NITs. अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी आप ले सकते हैं. और कुछ कंपनियाँ ऐसी भी होती हैं जो गेट स्कोर के बेस पे विदाउट एनी रिटर्न आपका सीधा इंटरव्यू बेस पे आपको जॉब दे सकते हैं. सो गेट इज़ इंपॉर्टेंट, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहें, चाहे आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहें और चाहे आप प्राइवेट में जाना चाहें, तो आप गेट के लिए जा सकते हैं अगर आप अपने स्ट्रीम से ही कुछ करना चाहते हैं. क्योंकि 3 ही फील्ड है. नॉन टेक्निकल के लिए तो बहुत सारे फील्ड हैं, उसके लिए पूरा अलग हो गया. पर अगर ये कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप 3 फील्ड में जाना चाहते हैं तो गेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो इट इज़ द सिंपलेस्ट सिलेबस. नाउ वी आर स्टार्टिंग. देखो इट इज़ मेनली विद द प्रॉब्लम से शुरू होगा, डेफिनेशन से शुरू होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, आपको मैं होमवर्क भी दूंगा. यू कंप्यूट दैट प्रॉब्लम एंड आफ्टर इट यू हैविंग द अंडरस्टेबिलिटी ऑफ द ऑटोमेटा क्या है, TOC क्या है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा समझ में आएगा. सो डे बाय डे यू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट. जस्ट हैव अ पेशेंस एंड लिसन केयरफुली एंड वॉच द lectures. So what is an automata? If you are talking what are the meaning of automata or something like that, then we can say in the words that the terms automata is derived from the Greek word
automata, which means self-acting. So what is automata? The things which is selfly acting. An automata in plural, is an abstract self-propelled computing device which follow the predetermined sequence of the appropriate automation. It means अपने पास पहले से डिटरमाइंड सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के आधार पर ऑटोमेटिकली क्या स्टेट आएगी तो क्या एक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली डिफाइन होता है. एन ऑटोमेटा विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स. अब ऑटोमेटा का मतलब क्या हो गया? सेल्फली एक्टिंग, अपने आप वो काम कर रहा है. अगर इसके अंदर स्टेट फाइनाइट्स हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फाइनाइट ऑटोमेटा या फिर फाइनाइट स्टेट मशीन. तो ये आपकी सबसे पहली डेफिनेशन है. सो स्टूडेंट्स, the first thing is that if we are talking about an automata, so automata means a self acting machine. वह मशीन जो अपने आप काम कर रही है. उसके अंदर पहले से प्री डिफाइन अपन ने क्या दे रखे हैं? वी ऑलरेडी प्री डिफाइन अपन ने उसके अंदर कुछ एक्शंस उसको दे रखे हैं कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर, और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं. ठीक है. नाउ अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में 2 एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा. डोंट वरी. ये डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ इट इज़ इंपॉर्टेंट. यू जस्ट रिमेंबर. अब जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है दैट इज़ डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन. आफ्टर एवरी क्लास वी हैव अ वीडियो ऑफ दिस क्लास एंड आई विल शेयर द पीपीटी ऑफ दिस क्लास. वी हैव अ गूगल ड्राइव ऑन इट जिसके अंदर सारे वीडियोस आपके रहेंगे, सारे आपके लेक्चर्स रहेंगे. यू गो दैट लिंक एंड एनी टाइम यू कैन फाइंड आउट द डेटा. ओके. सो लिसन फुली, आप इसको ध्यान से सुन लें और क्लास ख़त्म होने के बाद एंड ऑफ द डे आप इसका नोट्स बना लें ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए सफिशेंट रहे. जितना भी मैं आपको इस स्लाइड में पढ़ाऊंगा दैट इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर योर आरटीओ एग्ज़ाम एज वेल एज योर गेट पेपर. ठीक है. गेट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपन इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे. नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनाइट ऑटोमेटा, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए. द ऑटोमेटा इट सिंपली अ मशीन which have some predefined input and actions, and with the head dot actions अपन कुछ input इसके अंदर दे रहे हैं और अपने पास एक finite state automatically derived हो रही है. ठीक है. एग्जाम्पल में देखेंगे इसे कुछ टाइप्स हैं, ये देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें अपन देखेंगे, है ना. टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास एंड वी आर गोइंग टू डील विद सम theoretical portion, then we'll switch to the example. Now if you are defining the finite automata, it nothing but it is a tuple of 5 वेरिएबल्स. टपल का मतलब होता है रो. DBMS में आप पढ़ोगे रो होता है टपल का मतलब. इसके अंदर 5 वेरिएबल्स होते हैं. कौन कौन से? सबसे पहले आपको लिखेगा कैपिटल Q, देन समेशन, देन डेल्टा, देन Q0 एंड कैपिटल F. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ Q, सो Q इज अ सेट ऑफ स्टेट्स, है ना. Q क्या है आपका? सेट ऑफ स्टेट्स है. समेशन की बात करें तो समेशन का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स ऑफ द ऑटोमेटा. अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा. अगर मैं बात करूँ कोई सेट कॉमा ए है और बी है, ठीक है, तो ए बी मेरे सिंबल कहलाएंगे क्योंकि जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो ए बी से बनेंगे. ठीक है. अब इसमें से मैं कोई कॉम्बिनेशन बनाऊँ ए बी सी, सॉरी सी नहीं आएगा इसमें, ए बी बी ए. ठीक है. तो ये एक फॉर्मेशन बना है इन 2 सिंबल की सहायता से, एक स्ट्रिंग बनाई है. ठीक है. तो ये आपका इनपुट स्ट्रिंग कहलाएगा और इसके अंदर हर एक वर्ड जो आपका अल्फ़ाबेट कहलाएगा जिसको अपन रीड कर रहे हैं. एग्जाम्पल में देखेंगे. व्हाट इज़ अ डेल्टा? डेल्टा इज़ इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ ट्रांजेक्शन फंक्शन. ट्रांजेक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है? क्यू. क्यू का मतलब आपके पास कोई स्टेट है, सपोज़ आप कहीं खड़े हुए हैं और कोई पर्टिकुलर इनपुट आता है तो आप कौन सी स्टेट में जाएंगे. फॉर एग्जांपल ऐसा होता है, वी आर स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर, किसी चौराहे पे आप खड़े हैं. यू हैविंग ऑप्शन 3 वेज 4 वेज. आप जहाँ खड़े हैं वहाँ 4 रास्ते हैं जहाँ से एक रास्ते से आप आएँ और 3 ऑप्शंस आपके पास हैं. ठीक है. ऑन द पर्टिकुलर बेसिस सपोज यू हैव सम प्रायोरिटी टू डू योर वर्क बट यू डोंट नो द प्रायोरिटी व्हेन यू आर स्टैंडिंग. आपको नहीं पता ही कौन सी हाई प्रायोरिटी है. आप वहाँ चौराहे पे खड़े हैं, 3 रास्ते आपके पास हैं. जैसे आपके पास प्रायोरिटी आई उन तीनों में से आप उसको चुनोगे जो कि आपको जाना है. तो ये आपकी ए आई एज अ प्रायोरिटी है
और इस प्रायोरिटी आने के बाद अगर आप क्यू स्टेट पे खड़े थे तो आप Q1 को चूज़ करोगे या फिर Q2 को चूज़ करोगे या Q3 या Q4 सो ऑन, कहाँ जाओगे ये आपकी उस प्रायोरिटी या अपन इनपुट अल्फ़ाबेट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इनपुट आने के बाद आप पता करोगे कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अगले स्टेप में मैं कहाँ जाऊँगा इस इनपुट के आधार पर। देखेंगे एग्जाम्पल में अपन और नेक्स्ट आगे। देन वी आर सेकिंग क्यू नॉट इज़ ए इनिशियल स्टेट जहाँ से अपन शुरू हो रहे हैं, इनिशियल स्टेट फ्रॉम वेयर एन इनपुट प्रोसीड, जहाँ से अपन शुरू हो रहे हैं। और क्यू नॉट जो होती है वो सेट ऑफ ऑल स्टेट क्यू से ही आपका निकलता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एफ इज़ अ फाइनल स्टेट। फाइनल सेट ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, सपोज आप कोई काम करने निकले, यू हैव 10 वर्क्स, तो मैं यहाँ बोल दूँ 10 स्ट्रिंग थी आपके पास। अब पहली स्ट्रिंग से स्टार्ट करके 10 स्ट्रिंग को आपने स्कैन कर लिया, यू रीच आउट ऑल 10 स्ट्रिंग्स, सारी स्ट्रिंग्स आपने पढ़ ली हैं, ठीक है। तो इनिशियली आप जहाँ खड़े थे उसको अपन इनिशियल स्टेट बोलेंगे, और 10 स्ट्रिंग पूरी पढ़ने के बाद जहाँ आप पहुँचेंगे उसको हम बोलेंगे फाइनल स्ट्रिंग या फाइनल स्टेट। और जितनी फाइनल स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ एफ, जो कि फाइनल स्टेट का सेट होता है। जो भी किसका सबसेट होता है वो आपका क्यू, जितनी स्टेट्स होती हैं उसी का एक सबसेट फाइनल स्टेट होता है। सो इट इज़ अ सिंपली वी कैन से डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेटा। इसको आपको याद रखना है। अगर मैं आपको पूछूं कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है तो आंसर विल बी क्या होगा, आंसर होगा कि सर फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टपल ऑफ 5 वेरिएबल। 5 वेरिएबल की एक टपल होती है। इसके अंदर क्या क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि सर इसके अंदर आपका एक तो क्यू होता है सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, एक समेशन होता है जो कि सेट ऑफ सिंबल्स होता है जिसको अपन अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। देन यू हैव डेल्टा जिसको अपन ट्रांजेक्शन फंक्शन कहते हैं। देन यू हैव क्यू नोट जो कि इनिशियल स्टेट होती है। देन वी हैव कैपिटल एफ जो कि आपका फाइनल सेट होता है या कि फाइनल स्टेट होता है, ठीक है। देन थैंक यू। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग, सो सम टर्म्स, कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट, जस्ट फॉर द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वेरी गुड। एनीबडी एल्स, आप लोग आंसर दे सकते हैं। हम्म। नहीं देविश, इट जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेफिनेशन। वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एग्जाम्पल जिसके अंदर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, एनीबडी एल्स, और किसी का क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। सो नाउ कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए जब भी आप फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ने जाएं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ अल्फ़ाबेट्स। अभी अपन ने देखा था अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। तो सिंबल्स, जैसे सिंबल्स हो सकते हैं 1 2 3, नंबर्स हो सकते हैं। सिंबल्स आपके हो सकते हैं ABCD हो सकते हैं। सिंबल्स आपके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं लाइक @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, कुछ भी कॉम्बिनेशंस आपका सिंबल्स कहलाता है। उन सिंबल से जो अपन फॉर्मेशन करते हैं उसको अपन अल्फ़ाबेट कहते हैं। सो वी कैन से अल्फ़ाबेट इज़ एनी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स मतलब कोई सिंबल्स दे रखे हैं और उससे कोई पर्टिकुलरली आप फाइनाइट सेट बना रहे हैं। फाइनाइट मतलब उसकी लेंथ जो है वो कोई निश्चित लेंथ है, 2 लेंथ का, 3 लेंथ का, 4 लेंथ का, कुछ भी लेंथ हो सकती है। देन वी कैन से इट इज़ अ अल्फ़ाबेट। एग्जाम्पल, वी हैव अ सेट ABCD इन अल्फ़ाबेट सेट वेयर ABCD एंड D आर द सिंबल्स। तो यहाँ पर ABCD जो है ये अल्फ़ाबेट्स हैं और इसके अंदर जितने भी अपन कह रहे हैं जो यूज़ कर रहे हैं उनको अपन बोलते हैं सिंबल्स। तो ये सिंबल्स कहलाते हैं। सिंबल्स क्या है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन, और अल्फ़ाबेट क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, सिंबल का फाइनाइट सेट। तो ये आपका अल्फ़ाबेट कहलाएंगे। नाउ स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, अगर अपन C प्रोग्रामिंग की बात करें तो सेट ऑफ अपन कह सकते हैं कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको अपन स्ट्रिंग कहते हैं। तो सिमिलरली इन अल्फ़ाबेट का कोई कॉम्बिनेशन जो भी अपन बना रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। सो इन वर्ड्स वी कैन से अ स्ट्रिंग इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ अ सिंबल टेकन फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स। सो स्ट्रिंग क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट इट मीन्स इसकी
जो साइज़ है वो आपकी फिक्स्ड होगी एंड ऑफ सिम्बल्स टेकन फ्रॉम द समेशन, जो समेशन है आपका इनपुट अल्फ़ाबेट्स है उससे लिया गया कोई सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल भी लिया है मैंने, ये जो आपकी स्ट्रिंग थी ABCD, इससे ये जो अल्फ़ाबेट्स था उससे अपन ने एक स्ट्रिंग बनाई CABCAD, तो ये एक स्ट्रिंग बनी। इसकी साइज़ क्या है, इसमें टोटल आपके 6 सिम्बल्स हैं, तो इन 6 सिम्बल्स की एक फिक्स साइज़ है, इसका कोई सीक्वेंस है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, फाइनाइट एंड सीक्वेंस, तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। किससे लिया अपन ने, अल्फ़ाबेट यहाँ से। अगर यहाँ पे मैं F लिख दूँ तो F आपका स्ट्रिंग नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से नहीं है, अल्फ़ाबेट में 4 ही सिम्बल्स हैं ABCD। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अभी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ सिम्बल्स को अपन क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नंबर ऑफ सिम्बल्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग डिनोटेड बाय द बार S। तो अपन S के दोनों तरफ अगर एक वर्टिकल लाइन खींच लें तो उसमें जो लेंथ आएगी, जो नंबर्स आएंगे उसको अपन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बोलेंगे। एग्जांपल वही, ये जो स्ट्रिंग थी CABCAD, उसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी है आपकी, 6 है। नाउ इज कॉल्ड ए एम्प्टी स्ट्रिंग डिनोटेड बाय नल। अगर किसी भी स्ट्रिंग जो है उसके अंदर एक भी सिंबल नहीं है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि नल। नल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, एप्स नॉट से, या फिर ये आपको दिख रहा है इसको एप्स नॉट भी बोलते हैं, या फिर आपको ई दिख रहा होगा, ठीक है, इसको अपन नल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अल्फ़ाबेट्स इट नथिंग बट फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बल्स, स्ट्रिंग सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिम्बल्स, देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है, जितने भी नंबर ऑफ सिम्बल्स हैं किसी स्ट्रिंग के उसके अंदर लेंथ बोलते हैं। एनी डाउट इन दिस, ये समझ में आया आपको, एनी डाउट? ओके, थैंक यू। यू कैन आल्सो कमेंट टू मी, आप चाहें तो अपन को अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे मयूराज का कमेंट है नो सर। ओके, आई होप किसी का भी कोई डाउट नहीं होगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ओके, so now the clean star, the next term is a clean star। देखो एक क्लीन स्टार होता है, एक होता है क्लीन क्लोजर। ये आगे की जो आपका टॉपिक रहेंगे उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो क्लीन स्टार का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा सुपर सेट, वह सेट जिसके अंदर सारे सेट मौजूद हो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लीन स्टार। सिंपली सेम वे द क्लीन स्टार, तो मतलब आपने जो अल्फ़ाबेट है समेशन है उसके ऊपर स्टार लगा रखा है, इज़ अ यूनरी ऑपरेटर ऑन अ सेट ऑफ सिम्बल्स और ए स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट्स दैट गिव द इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे सेट हो सकते हैं, ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, ऑफ लेंथ ओवर द इंक्लूडिंग एप्स नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ, सपोज आपका अल्फ़ाबेट है, आपका अल्फ़ाबेट दे रखा है, फॉर एग्जांपल यू हैव अल्फ़ाबेट स्मॉल a एंड स्मॉल b, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि जस्ट फाइंड आउट द क्लीन स्टार, क्लीन स्टार फाइंड आउट करने को बोलूँ, जो कि डिनोटेड होता है इस तरीके से, तो क्या होगा, सुपर सेट ऑल द पॉसिबल। तो सबसे पहले तो नल, नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्स नोट से। देन वन लेंथ ए हो सकता है एक सेट आपका क्या हो सकता है, वी कैन से बी हो सकता है, एक सेट आपका क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है अगर टू लेंथ की बात करें, और एक सेट आपका क्या हो सकता है, बी ए हो सकता है। उसी प्रकार अगर अपन 3 लेंथ की बात करें तो 3 लेंथ में क्या होंगे, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी बी हो सकता है, या बी 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 हो सकता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। तो अप टू n लेंथ तक अपन जा सकते हैं। तो ये अपन कह सकते हैं कि ए और बी से बनने वाले जो सेट्स होते हैं वो आपके इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं, बहुत सारे, वी डोंट नो हाउ मेनी सेट्स आर पॉसिबल, बहुत सारे सेट पॉसिबल हो सकते हैं। इसलिए क्लीन क्लोजर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर किसी अल्फ़ाबेट से बनने वाले सारे सेट मौजूद होते हैं, इंक्लूडिंग नल सेट आल्सो। सिमिलरली ये एग्जाम्पल है,
length 0, length 1, length 2 and length p p is a possible string of the length p. बहुत सारे लेंथ हो सकती है जितना भी आप चाहें. एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बताया ए बी स्टार क्या होगा, एक तो नल होगा, ए होगा, बी हो गया, ए बी एंड सॉन, है ना, बहुत सारा हो सकता है. एक अब आता है क्लीन क्लोजर. एक अपन ने पढ़ा क्लीन स्टार, एक अपन पढ़ रहे हैं क्लीन क्लोजर. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ क्लीन क्लोजर, तो क्लीन क्लोजर या क्लीन प्लस, इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें बस फ़र्क इतना है कि क्लीन स्टार में तो नल आता है और क्लीन क्लोजर में आपका नल नहीं आएगा. दैट्स इट. सो इट इज़ एक्सक्लूडिंग नल. नल नहीं आएगा, बाकी पूरा आपका सेम है. देखो यहाँ पर, यहाँ 0 से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे सेट हो रहा है फर्स्ट से स्टार्ट. अगर आपको सेट पता हो तो इट इज़ लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ सेट. द सुपर सेट जिसके अंदर नल इंक्लूडेड है, और द सुपर सेट जिसके अंदर नल इंक्लूड नहीं है. दैट्स इट. ठीक है. एग्जाम्पल, ए बी के अंदर ए बी ये हो रहा है, जबकि यहाँ से आपका नल से शुरू हो रहा है. अब लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज अगर मैं बोल दूँ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विच स्टार्ट विद द स्मॉल ए, तो ये एक लैंग्वेज होगी. वो सारी स्ट्रिंग जो ए के स्टार्ट होती है, तो कितनी होगी? एक ए होगी, ए हो सकती है, ए बी हो सकती है, या फिर ए हो सकता है, या ए बी बहुत सारे हो सकते हैं. इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हो सकती हैं. तो लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? कुछ डेफिनेशन है. अगर मैं बोल दूँ द स्ट्रिंग विच एंड विथ ए, वह स्ट्रिंग जो एंड से ए से एंड होती है, तो क्या होगी? ए होगी, या फिर ए होगी, या बी ए होगी, या फिर स्मॉल बी स्मॉल ए. तो लास्ट में ए होना चाहिए. तो कोई भी लैंग्वेज आप डिफाइन कर सकते हैं. या फिर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विच कंटेन्स ए बी, या मैं बोल दूँ सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2. तो लेंथ 2 की स्ट्रिंग क्या होगी? एक होगी आपकी ए, एक और स्ट्रिंग क्या होगी? ए बी, एक स्ट्रिंग होगी आपकी बी ए, और एक स्ट्रिंग आपकी होगी बी बी. ठीक है. सो व्हाट इज़ अ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज जस्ट अ डेफिनेशन कि अपन क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो लैंग्वेज इज अ सबसेट, पर्टिकुलर सबसेट है, क्योंकि सारे पॉसिबल केस इसमें है, तो इसका कोई केस अपन ले रहे हैं. सम अल्फ़ाबेट इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. अब देखो यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूँ लेंथ 2, तो ये फाइनाइट है. लेकिन अगर मैं बोल दूँ ए से स्टार्ट होने वाला है, तो ये स्ट्रिंग क्या है? इनफाइनाइट है. एग्जाम्पल, इफ द लैंग्वेज टेकन फॉर द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, लेंथ 2 की बात करें तो लेंथ 2 के अंदर क्या क्या है आपके? ये देखो एग्जाम्पल में लिखा है स्मॉल है बी ए एंड बी. ठीक है. सो कोई डाउट यहाँ पर इस स्लाइड में? क्या ये समझ में आया सबको? कमेंट करके बताइए. एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? Mayuraj say no doubts, Devesh say no sir, Devesh no sir, Siddharth no. Okay, I hope बाकी स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, दिव्यांश, मयूराज, मोमिन, पंकज कटारा, सोहन लाल, सुमित, दे डोंट हैव एनी डाउट. नो सर, नो सर, नो सर. थैंक यू. तो देखो बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपके लिए लेके आया हूँ. दिस ऑल नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. Now the finite automata, again we are defining the finite automata as per our syllabus. तो finite automata अभी अपन ने देखा, it is nothing but it is a tuple of 5 variable. क्या क्या variable होते हैं? q set of state, then we can say alphabets, then q naught आपका होता है initial state, then delta it is a transaction function, then f is a finite set. तो finite automata की बात करें तो finite automata जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरी. क्या क्या 2 कैटेगरी है? एक कैटेगरी है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, और एक कैटेगरी है फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट. आउटपुट और विद आउटपुट दोनों होते हैं. अपन बात करें फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट की, तो इसके अंदर है मूरे मशीन एंड मीले मशीन. और अपन इसकी बात करें विदाउट आउटपुट, तो इसके अंदर है आपका DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एप्सिलॉन नल नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे. ये पूरा आपका सिलेबस है. इसके ऊपर कम से कम अपने 10 से 12 लेक्चर्स होंगे, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे मूरे मशीन्स क्या होती है, मीले मशीन्स क्या होती है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, और एप्सिलॉन फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है. इसमें विदाउट आउटपुट है, इसमें कोई भी आउटपुट नहीं होता है. इसमें विद आउटपुट है, एक आउटपुट होता है. ठीक है.
सो ये आज का लेक्चर था. नाउ बिफोर द फिनिशिंग आई जस्ट विश टू शो वन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ. अपन ने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा. फाइनाइट ऑटोमेटा इज नथिंग बट अ टपल ऑफ 5 वेरिएबल. क्या क्या वेरिएबल थे? एक वेरिएबल था आपका क्यू, एक वेरिएबल था आपका अल्फ़ाबेट्स जिसको समेशन कहते हैं. द वन वेरिएबल वाज क्यू नॉट जिसको अपन इनिशियल स्टेट कहते हैं. एंड अनदर वेरिएबल वाज वी कैन से ट्रांजैक्शन फंक्शन. और एक और वेरिएबल था जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट. तो ये आपका क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा. अब इसका एक टाइप बता रहा हूँ. जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में अपन ने देखा, इस स्लाइड में देखो, इस स्लाइड में देखा अपन ने फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, और इसमें पहला है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. इसको अपन पढ़ते हैं. अब डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है? अगर किसी स्टेट पे कोई इनपुट आता है तो हर एक इनपुट के लिए एक ही यूनिक आउटपुट अगर आपके पास है तो वी कैन से डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. फिर से सुने. यू आर स्टैंडिंग एट पर्टिकुलर प्लेस, यू हैव ए इनपुट. फॉर एग्जाम्पल यू हैव 4 इनपुट. उन चार इनपुट के लिए आपके पास स्पेसिफिकली यूनिक 1 आउटपुट होना चाहिए. देन यू कैन से फाइनाइट ऑटोमेटा. इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ कैसे होगा. फॉर एग्जाम्पल अपन को दे रखा है जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अपन को दे रखे हैं. लाइक अल्फ़ाबेट्स आपको दे रखे हैं स्मॉल ए, एंड एक और अल्फ़ाबेट दे रखा है स्मॉल बी. ठीक है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आपको अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं. और लैंग्वेज एल दे रखी है जिसमें आपको दे रखा है कि ऑफ लेंथ, जो इसकी लेंथ है, डब्ल्यू स्टैंड फॉर लेंथ, द लेंथ विल बी, द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ विल बी अप टू 2. अप टू, या अपन कह सकते हैं द लेंथ विल एग्जैक्टली 2. अप टू नहीं कहे अपन, एग्जैक्टली 2 कहते हैं. एग्जैक्टली आपकी क्या होगी? 2 होगी. ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 होने के लिए स्ट्रिंग क्या होगी? अगर एग्जैक्टली 2 होने के लिए स्ट्रिंग क्या होगी? एक स्ट्रिंग होगी आपके स्मॉल ए, स्मॉल ए. एक स्ट्रिंग होगी आपके स्मॉल ए, स्मॉल बी. एक स्ट्रिंग होगी आपकी बी, ए. और एक स्ट्रिंग होगी आपकी वी कैन से बी एंड बी. सो ये क्या है? अल्फ़ाबेट्स अपने पास है ए बी. लैंग्वेज दे रखी है अपन को, तो नंबर ऑफ लेंथ जो है वो आपकी 2 होनी चाहिए. 2 आपकी लेंथ दे रखी है. एंड ये आपकी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगी. कितनी स्ट्रिंग्स होंगी? 1 2 3 1 4. 4 स्ट्रिंग्स आपके पास हैं. इन चारों स्ट्रिंग के आधार पर अपन एक मशीन बनाएंगे. कैसे बनाते हैं देखो. सबसे पहले मैं लेता हूँ क्यू नोट. क्यू नोट जो है वो आपकी इनिशियल स्टेट है. इसको मैं इस तरीके से कुछ बनाऊँगा और इसको मैं एरो से शो करूँगा कि ये आपका इनिशियल स्टेट है. अब इनपुट स्ट्रिंग क्या हो सकता है? इनपुट स्ट्रिंग स्मॉल ए हो सकता है, स्मॉल ए. इनपुट स्ट्रिंग स्मॉल बी हो सकता है. 2 इनपुट स्ट्रिंग हो सकते हैं. तो इनपुट एक तो आपका स्मॉल ए हो सकता है या फिर एक आपका स्मॉल बी हो सकता है. ठीक है, स्मॉल ए हो सकता है, स्मॉल बी हो सकता है. तो जैसे अपन ने स्मॉल ए को या स्मॉल बी को स्कैन किया, अपन कहाँ चले जाएंगे? अपन चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेट पे जिसको अपन बोलेंगे Q1. क्या बोलेंगे अपन? Q1. अगला सिंबल क्या हो सकता है? स्मॉल ए हो सकता है या फिर स्मॉल बी हो सकता है या फिर स्मॉल ए या स्मॉल बी में कुछ भी हो सकता है. तो अगला सिंबल भी अगर आपका स्मॉल ए आए या फिर बी आए तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? एक आप ऐसी स्टेट पे पहुँचोगे जो कि आपकी फाइनल स्टेट है. फाइनल क्यों स्टेट है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ आया, एक वेरिएबल यहाँ आया. टोटल कितने वेरिएबल हो गए? टोटल आपके पास 2 वेरिएबल हो गए. यही लैंग्वेज है. ऑफ लेंथ 2 तक आपको पहुँचना है. तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया क्यू नोट इनिशियल स्टेट पे, एक वेरिएबल आया तो अपन Q1 पे आ गए, एक और वेरिएबल आया तो Q2 पे आ गए. आप किसी को भी स्कैन करो, स्मॉल ए आया, स्मॉल ए से यहाँ आ गया, अगेन स्मॉल ए आया तो अगला स्मॉल ए से अपन यहाँ आ गए, तो अपन फाइनल स्टेट में आ गए. तो फाइनल स्टेट मतलब ये बता रहा है कि यस आपकी लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है वो यहाँ है. लेकिन अगर आपने किसी ने इनपुट दे दिया स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, यहाँ रीड किया तो आप यहाँ आ गए, इसको रीड किया तो आप यहाँ आ गए. अब बी और आया तो आपको बताना है कि बी आपका
वह सेट नहीं है जो कि आपकी लैंग्वेज में है। चाहे स्मॉल ए आए इसके बाद, चाहे स्मॉल बी आए, आप जिस स्टेट पे पहुंचोगे उसको मैं बोलूँगा क्यू डी। क्यू डी मतलब ये जो स्टेट है आपकी, वी कैन से इट इज़ अ डेड स्टेट। डेड स्टेट का मतलब इसके बाद जो वेरिएबल आएगा उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप चेक करिए ये ऑटोमेटिकली कि गिवन स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है नहीं, तो कैसे चेक करूँगा? जैसे इनपुट दिया मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी। स्मॉल ए क्यू नोट था, उसमें स्मॉल ए आया तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? क्यू वन पे। स्मॉल बी आया तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? क्यू एफ पे। तो यस, ये फाइनल स्टेट पे पहुँच गया, मतलब ये जो स्ट्रिंग है वो आपकी क्या है? एक्सेप्टेबल है। अब मैं आपको बोलूँ अब स्ट्रिंग चेक करिए ए एंड ए, तो स्मॉल ए आने पे आप क्यू नॉट से क्यू वन पे आ गए, फिर स्मॉल ए अगेन आया तो आप क्यू वन से क्यू एफ पे आ गए, लेकिन इसके बाद एक और स्मॉल है तो आप यहाँ से कहाँ आ गए? क्यू डी पे, जो कि डेड स्टेट है। तो लास्ट में आपको पहुँचना था फाइनल स्टेट में, लेकिन अभी आप कहाँ पहुँच गए? डेड स्टेट पे। तो ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये क्या था आपका? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ नथिंग बट टपल ऑफ 5 वेरिएबल जिसके अंदर जितनी भी स्टेट्स होती हैं, उन स्टेट्स पे जितने भी इनपुट होते हैं उसके लिए स्पेसिफिकली वन आउटपुट होता है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे कैपिटल क्यू क्या होगा? सेट ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट क्या क्या है यहाँ पर? अगर आप स्टेट देखेंगे तो यहाँ पर स्टेट है क्यू नॉट, एक स्टेट है आपकी क्यू वन, एक स्टेट है आपकी क्यू एफ, और एक स्टेट है आपकी क्यू डी, जो कि आपका डिटर्मिनिस्टिक है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे समेशन। तो समेशन का मतलब इनपुट अल्फ़ाबेट्स क्या क्या हैं आपका? इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं ए कॉमा बी दे रखा है। देन क्यू नोट आपका ये इनिशियल स्टेट है। देन डेल आपका ट्रांजेक्शन फंक्शन है। डेल ट्रांजेक्शन फंक्शन क्या है कि आप किसी स्टेट क्यू पर हैं और उस स्टेट पे आपके पास क्या होता है? इनपुट अल्फ़ाबेट्स आता है, तो आप कहाँ पहुँचोगे? किसी दूसरी स्टेट पे पहुँचोगे जिसको अपन बोल रहे हैं क्यू। किसी दूसरी स्टेट पे पहुँच गए जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? क्यू बोल रहे हैं। ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन है। जैसे क्यू नोट पे अपन है और इनपुट अल्फ़ाबेट स्मॉल ए आया तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? क्यू नोट से क्यू वन पर आप पहुँच गए, क्यू वन पर, यहाँ पर आ गए क्यू वन पर। तो ये आपका ट्रांजेक्शन फंक्शन कहलाएगा। फाइनल स्टेट यहाँ पर क्या है? फाइनल स्टेट की बात करें तो फाइनल स्टेट में आपका क्यू एफ है, ये आपकी एक ही फाइनल स्टेट है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आएंगे जिसमें एक या एक से अधिक फाइनल स्टेट होगी। तो अभी सिर्फ आपको समझना है, क्या एग्जाम्पल आपको समझ में आया? जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बेसिक एग्जाम्पल है, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और इसके कम से कम 10 एग्जाम्पल अपन देखेंगे। ओके, बाकी सब लोगों को समझ में आया? टेल मी, फटाफट बताइए। ओके, सो generally we are taking a class around 40 to 45 minutes in a daily. We will discuss a concept and one example with it. जो भी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है, I create a video of it. I will upload this video on the YouTube channel. और आप इस क्लास को जिसकी रह गई हो उसको वापस देख सकते हैं, जिसके अंदर सारी डेफिनेशंस वगैरह जो भी मैंने आपको पढ़ाई है वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, सो इट्स ऑल फॉर टुडे. We will meet again for tomorrow. So from